So we are going to study now plants and environment and the effect of environment on plants growth and distribution etc. So environmental फैक्टर एनवायरनमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें सॉइल से लेके सॉइल जो कि ज़मीन पे होता है, टेम्परेचर जो कि सनलाइट के द्वारा हमको मिलती है, लाइट जो कि सनलाइट के द्वारा हमको मिलती है और वाटर जो कि सॉइल के अंदर से हमें मिलती है। ये जो दो नीचे और दो ऊपर, ये जो पूरा ऊपर से नीचे लेकर के जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है वो जो हमारे आसपास होता है उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। इसलिए कोई भी एक्सटर्नल मैटर जो कि हमारे आसपास उपस्थित होता है और हमारी लाइफ किसी भी वे में, किसी भी फॉर्म में वो अफेक्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। सिंस एनवायरनमेंट बहुत सारे फैक्टर्स से मिलके बना हुआ है और सारे जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, तो एनवायरमेंटल फैक्टर को 4 तरीके के टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा है टोपोग्राफिक फैक्टर, तीसरा है सॉइल फैक्टर्स एंड चौथा है बायोटिक फैक्टर्स। Climatic factor is related to climate. Example light, temperature, humidity, rain, wind. So climate factors depend करता है climatic condition पे। दूसरा है topographic factors. Topographic factors वो factors होते हैं जो कि related होते हैं geography से, for example altitude, slope, hill series etc. सॉइल फैक्टर्स की हम बात करें तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉइल से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल फॉर्मेशन कैसा है, सॉइल प्रोफाइल कैसा है, सॉइल वाटर कितना है, सॉइल लेयर, सॉइल टेम्परेचर एट्सेट्रा। और बायोटिक फैक्टर्स इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिससे एक प्लांट की ग्रोथ और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर फैक्टर, दैट इज़ थर्मोपेरिडिज्म। टेम्परेचर एक बहुत चीफ क्लाइमेटिक फैक्टर है क्योंकि सन हमारा एक अल्टीमेट सोर्स है जहाँ से हमको टेम्परेचर मिलता है। ओके और टेम्परेचर इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिविंग बींग्स में भी थोड़ा सा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये जो इफ़ेक्ट है टेम्परेचर का बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं अलॉन्ग विथ विंड वेलोसिटी, एवापोरेशन, सी करंट का कंडक्शन, सॉइल फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से होती हैं। और सारी जो लिविंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो 0 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है और इस रेंज के बाहर जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, या तो बहुत स्लो हो जाएंगी या तो बंद हो जाती हैं। सो जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर होता है वो हर जगह सेम नहीं होता है और जो टेम्परेचर वो कंट्रीज़ की हैं जो इक्वेटर के पास में हैं उन कंट्रीज़ का नॉर्मली टेम्परेचर ज़्यादा होगा दैन द कंट्रीज़ ऑफ साउथ एंड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ओके, इसलिए वो गर्म होते हैं और पोलार रीजन में टेम्परेचर लीस्ट होता है। सो जो प्लांट्स होते हैं जिनको लीस्ट टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है अपनी ग्रोथ के लिए पूरे साल, उनको हम कहते हैं स्टीनोथर्मल प्लांट। सिमिलरली वो प्लांट्स जो केपेबल होते हैं कि वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को सह सकें उनको यूराइथर्मल प्लांट्स बोलते हैं। और जो सीजनल और डेली चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में इसे ही कहते हैं थर्मोपेरिडिज्म, जो सीजनल एंड डेली चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में। सो अगर हम बात करें कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है प्लांट्स में, तो सबसे पहले बात उसके प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो क्योंकि हमको मालूम है सनलाइट एक अल्टीमेट सोर्स है टेम्परेचर का। सो ये जो लाइट होती है ये अर्थ सरफेस पे पड़ती है और इससे टेम्परेचर बढ़ाती है सॉइल का। सॉइल टेम्परेचर 2 फैक्टर से
अफेक्ट हो सकता है। पहला है लैटिट्यूड, दूसरा है एल्टीट्यूड। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉइल टेम्परेचर जो होता है वो 2 फैक्टर से अफेक्टेड होता है। तो अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ते हैं ग्रेजुअली डिक्रीजेस। सो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो डिफरेंट लैटिट्यूड हैं, ठीक है, जो डिफरेंट लैटिट्यूड के जो टेम्परेचर हैं उसकी वजह से जो वेजिटेशन है अर्थ का वो फॉलोइंग जोन्स में डिवाइड हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट लैटिट्यूड्स। ओके, सो इसमें आता है, पहला है ट्रॉपिकल प्लांट्स, दूसरा सब ट्रॉपिकल, तीसरा टेम्परेट, चौथा आर्कटिक प्लांट्स। सो ट्रॉपिकल प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल प्लांट्स को बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। सब ट्रॉपिकल प्लांट्स को कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। टेम्परेट प्लांट्स वो होते हैं जो कि काफ़ी लो टेम्परेचर रिक्वायर करते हैं अपने फंक्शनिंग के लिए। और आर्कटिक प्लांट्स वो होते हैं जिनको बहुत कम टेम्परेचर में भी वो अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। सो अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेजिटेशन 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अभी हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। नाउ द वेजिटेशन इज ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज मेगाथर्म्स, second one is mesotherms, third one is microtherms and fourth one is हेकिस्टोथर्म्स। सो वेजिटेशन में मेगाथर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द डेवलपमेंट थ्रू आउट द ईयर। एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि हमने ट्रॉपिकल रीजन पढ़ा था, ट्रॉपिकल प्लांट्स वाले वो। दूसरा है मीजोथर्म्स, ये वो प्लांट्स है जिनको रिलेटिवली कंटिन्यूस हाई एंड लो टेम्परेचर उनको चाहिए होता है। इसका एग्जांपल है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन के होते हैं। और तीसरा है माइक्रोथर्म्स, इनको कंटिन्यूसली लो टेम्परेचर चाहिए उनके डेवलपमेंट के लिए। तो एग्जांपल है मिक्स्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। फोर्थ इज़ हेकिस्टोथर्म्स, ये प्लांट्स सिर्फ अल्पाइन रीजन में और आर्कटिक रीजन में ग्रो होते हैं और रिलेटिवली इनको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, हेकिस्टोथर्म्स, एंड दे रिक्वायर वेरी लो टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। एंड ये इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत कम टेम्परेचर में भी सस्टेन कर लेते हैं। एग्जाम्पल है अल्पाइन प्लांट्स। अब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटाबॉलिज्म। हमारी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ टेम्परेचर से अफेक्टेड होती हैं और स्टार्ट होती है एक मिनिमम टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है उसका रेट इंक्रीज़ होता जाता है और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होगा। ये टेम्परेचर कहते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसके बाद जब टेम्परेचर पहुंचता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्लो हो जाती हैं और एकदम मैक्सिमम टेम्परेचर पे सारे एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे। सो मैक्सिमम टेम्परेचर पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं। सो टेम्परेचर सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और प्लांट्स में वो फोटोसिंथेसिस के रेट को कंट्रोल करता है और रेस्पिरेशन एज वेल एज ट्रांसपिरेशन। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा एंड ग्रोथ एट्सेट्रा। और जर्मिनेशन ऑफ सीड की अगर हम बात करें तो उसमें भी टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि उसको अंकुरित होने में वही हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हर प्लांट और एनिमल को रिक्वायरमेंट होता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और जब बहुत लो टेम्परेचर और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये दोनों ही एक प्लांट ग्रोथ को बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित करता है। बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे प्लांट को कोल्ड इंजरी, डेसिकेशन,
चिलिंग और फ्रीजिंग हो सकता है प्लांट्स में। और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है ये अफेक्ट हो जाता है। सो प्लांट क्या हो जाता है, ड्वार्फ हो जाता है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है और लास्टली वो मर जाते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से ट्रांसपिरेशन बहुत बढ़ जाता है लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए उनके सेल में वाटर की कमी हो जाती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हीट ऑफ टेम्परेचर इंजरी। सो एक कुछ फ्यू ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर सस्टेन कर लेते हैं और दीज आर कॉल्ड हीट रेजिस्टेंट, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हीट राइगर। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिप्रोडक्शन। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जिसमें प्लांट्स अपना मैक्सिमम ग्रोथ शो करते हैं फॉर डिफरेंट स्पीशीज़, और सिर्फ स्पीशीज़ में ही नहीं वो डिफरेंट सीज़न और स्टेट ऑफ डेवलपमेंट में भी जो हीट रिक्वायरमेंट है या जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी। और प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होता है वो अफेक्ट हो जाता है थर्मोपीरियडिज्म से। थर्मोपीरियडिज्म क्या था, जो सीजनल और डेली चेंजेस हैं टेम्परेचर में उसको हम कहते हैं थर्मोपीरियडिज्म। ओके, सो प्लांट्स में जो फ्लावरिंग है वो थर्मोपीरियडिज्म से इफ़ेक्ट होती है, और हर टाइप का जो प्लांट होता है उनको एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है उनका एक अपने फ्लावरिंग करने के लिए। और टेम्परेचर दो तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है, एक डायरेक्ट इफ़ेक्ट एंड दूसरा इंडक्टिव इफ़ेक्ट। डायरेक्ट इफ़ेक्ट इज़ इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, ओके, एंड इंडक्टिव इफ़ेक्ट इज़ इस इफ़ेक्ट में टेम्परेचर कुछ चेंजेस करता है प्लांट्स में जिसके बाद फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, जिसे कहते हैं लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। सो इसी इंड्यूस्ड फ्लावरिंग इन प्लांट्स को कहते हैं वर्नलाइजेशन। एंड एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट इफेक्ट जिनमें इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग था, इट इज़ एग्जांपल इज बल्ब बियरिंग क्रॉप दैट इज़ अनियन। सो अब हम बात करेंगे उन लाइट फैक्टर्स की जिसकी वजह से एक प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कुछ फ़र्क पड़ता है। और हम सबको पता है कि जो चीफ सोर्स ऑफ लाइट है हमारे अर्थ में वो है सन, जिसकी वजह से हमारी वेरियस प्रोसेस लाइफ की जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो लाइट की वजह से ही क्लोरोफिल फॉर्मेशन होता है, बिना लाइट के क्लोरोफिल नहीं बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी लाइट के बिना नहीं हो पाएगा। सो लाइफ इज़ इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। दूसरा है स्टोमेटल ओपनिंग मैकेनिज़्म, ये लाइट के प्रेजेंस में ही होता है। स्टोमाटास जो कि प्लांट के लीफ के लोअर सरफेस में प्रेजेंट होता है वो बिना लाइट के प्रेजेंस के नहीं खुलता है। टिश्यू डिफ्रेंशिएशन के लिए, एंजाइम फॉर्मेशन के लिए और हार्मोन फॉर्मेशन के लिए सबके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और जितना ज़्यादा लाइट होगा उतना ही टेम्परेचर होगा और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी उतना ही बढ़ता जाएगा। लाइट इंड्यूस करता है नए लीफ और नए फ्लावर्स के प्रोडक्शन के लिए, और सीड जर्मिनेशन के लिए भी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स, क्लोरोफिल प्रोडक्शन की हम बात करें तो कुछ फर्न्स, कुछ सेवरल कॉनिफर्स और एल्गे होते हैं जो कि क्लोरोफिल बनाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, बट क्लोरोफिल बनाने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इन कुछ वैराइटीज़ में क्लोरोफिल फॉर्मेशन होता है इन डार्क। इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, हम सबको पता है कि लाइट इंसिडेंट होता है अर्थ सरफेस पे, वो गर्म होता है और डिपेंड करता है कि सीज़न कैसा है, लैटिट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या हैं।
सो जो लाइट जो इंसिडेंट होती है वो भी अलग अलग मात्रा में होगी, सो वेजिटेशन भी अलग अलग होगा। सो ये हमको दर्शाता है कि जो लाइट इंटेंसिटी है वो डिटरमाइन करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्पीशीज़। ठीक है, तो इस तरीके से वो उसके लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और सीज़न और ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से जो ये वेरी करता है ये सारा चीज़, लाइट का इंसिडेंट होना और वेजिटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़, ये सब लाइट की वजह से होता है। तीसरा स्टोमेटल डेवलपमेंट। लाइट ही कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आपको मालूम है गार्ड सेल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग लाइट की वजह से ही होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है गार्ड सेल का वो इंक्रीज़ हो जाता है, और स्टोमाटा जब खुलते हैं तो वहाँ से होता है ट्रांसपिरेशन। और जब वाटर एब्जॉर्प्शन लो हो जाता है रूट से, इससे क्या होता है कि स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। दैट मीन्स इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टोमाटा क्लोज हो जाता है अपने आप जब रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन लो हो जाता है। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ऑब्वियसली लाइट इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर को, और इससे ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज़ होता है। और अगर लाइट कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा और डिक्रीज़ होगा ट्रांसपिरेशन में। सो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी ट्रांसपिरेशन भी बढ़ता है। फिफ्थ एंड लास्ट सेकेंड इज़ इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर लाइट नहीं होगा तो जो प्लांट बॉडी होगी वो वीक हो जाएगी और पेल येलो हो जाएगी। प्लांट्स में बहुत कम ब्रांचिंग होगी और स्केली लीव्स नहीं होंगे, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू द इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव लाइट रिक्वायरमेंट और ओवरऑल वेजिटेटिव डेवलपमेंट जो होती है, इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ फोटोफिलस एंड सेकेंड वन इज़ स्कोटोफिलस। सो वो प्लांट्स जो कि रिक्वायर करते हैं एक ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट की अपने डेवलपमेंट के लिए, वो फोटोफिलस होते हैं, दैट इज़ सनफ्लावर। और स्कोटोफिलस को ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर देयर ग्रोथ एंड नीडेड शेड फॉर ग्रोथ। इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन फ्लावरिंग। जो प्लांट्स मोस्टली फोटो पीरियड से या फिर डे और लाइट ये जो ड्यूरेशन होता है उससे जो अफेक्टेड होते हैं प्लांट्स, इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। ओके, और ये जो फोटो पीरियड डायरेक्टली अफेक्ट करता है फ्लावरिंग को, इसलिए फोटो पीरियड प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। Photosynthetic active radiation, that is our third factor which affects a plant growth. जब सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं तो इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड, ओके। और जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ जो रेडिएशन होता है वो ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है, छान लिया जाता है, और एट लास्ट वो अर्थ सरफेस पे पहुंचता है। सो जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो इस लाइट का जो इफ़ेक्टिव विजिबल स्पेक्ट्रम है, दैट इज़ 380 म्यू टू 760 म्यू, दैट इज़ द विजिबल स्पेक्ट्रम, उसको अपना बायोलॉजिकल सिस्टम यूज़ करता है। और जो वेवलेंथ होती है लाइट की, दैट इज़ 380 टू 760 म्यू, इज़ फोटोसिंथेटिक लाइट, ओके। और फोटोसिंथेटिक रिएक्शन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, O2 रिलीज या O2 प्रोडक्शन और NADP प्लस रिडक्शन।
इसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक एक्शन स्पेक्ट्रम। मतलब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देखा गया है ब्लू एंड रेड लाइट में। ओके, एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो हर किसी लाइट का एब्जॉर्प्शन रेट एक सा नहीं होता है। सो जो लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेगा कोई भी प्लांट, वो हम नहीं देख सकते, और जो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है वो हमको दिखता है। ओके, सो फोटोपीरियडिज्म इज़ द फोर्थ पॉइंट विच अफेक्ट्स अ प्लांट ग्रोथ। फोटोपीरियडिज्म कुछ जो प्लांट्स रहते हैं जिनको एक सर्टेन डे लेंथ चाहिए रहता है अपनी फ्लावरिंग के लिए, इसको कहते हैं फोटोपीरियडिज्म। और फोटोपीरियडिज्म के लिए हम 3 प्लांट्स देखते हैं: शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब इनको ज़्यादा टाइम तक नहीं चाहिए रहता है लाइट, बट इनको डार्क पीरियड ज़्यादा देर तक चाहिए रहता है। लॉन्ग डे प्लांट्स में इनको लॉन्ग डे लेंथ ज़्यादा चाहिए रहता है, और डे लेंथ इनके लिए बहुत रिक्वायर्ड रहता है फ्लावरिंग के लिए, क्योंकि इन प्लांट्स का 12 आवर्स से ज़्यादा लाइट ड्यूरेशन होता है। डे न्यूट्रल प्लांट्स जो होते हैं इनका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है, और किसी भी डे लेंथ में ये लोग फ्लावरिंग कर लेते हैं। इवन 5 घंटे से लेकर सिर्फ 24 घंटे तक में, सिर्फ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे तक भी लोग फ्लावरिंग कर सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो शॉर्ट डे जिनको ज़्यादा रात की लाइट की ज़रूरत होती है, दोज प्लांट्स आर सोयाबीन, टोबैको। और लॉन्ग डे जिनको दिन के टाइम पे ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है या लाइट की ज़रूरत होती है, इट इज़ वीट। ओके, दिन के टाइम पे से ज़्यादा धूप दो तो अच्छे से अच्छा कल्टीवेट हम उसको कर सकते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें तो टोमेटो एंड सनफ्लावर, उनको कोई मतलब नहीं है आप उन्हें कितनी देर तक आप उन्हें लाइट पे रख रहे हो, वो पूरे टाइम पे ग्रो कर रहे होते हैं।